नमस्कार, जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट के। तेजी से फैलता हुआ कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन अब भारत भी पहुंच चुका है। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में 2 ओमाइक्रॉन से संक्रमित मरीज मिले हैं और बड़ी खबर यह है कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट जो है वो बहुत ही तेजी से फैलता है। डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले लगभग 6 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। चौबीस घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए। भारत पहुंचा ओमिक्रॉन। कोरोना के नए वेरिएंट की भारत में दस्तक। जिसकी आशंका थी वो सच हो गया है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में भी पहुंच गया है। देश में इसके पहले 2 केस कर्नाटक में मिले हैं। इनमें एक की उम्र 46 और दूसरे की 66 साल है। 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में। जिन 2 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है, बताया जा रहा है कि दोनों दक्षिण अफ्रीका से कारोबार के सिलसिले में भारत आए थे। फिलहाल दोनों ही मरीजों में मामूली लक्षण पाए गए हैं और उन्हें क्वारंटीन में रखा गया है। जिन लोगों से इनकी मुलाकात हुई थी उन्हें भी ट्रेस करके जाँच की जा रही है। कर्नाटका में 2 नया वेरिएंट का मामला सामने आया है। इसके बारे में राज्य में चिंता बढ़ गया है। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर ने एक नया मीटिंग कल बुलाया है। उसमें इसके बारे में और प्रिकॉशनरी मेजर और डिस्कशन करेंगे। बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट पिछले कोरोना वेरिएंट डेल्टा से 5 से 6 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। इसकी संक्रमण शक्ति बहुत ज्यादा बताई जा रही है। हालात ये है कि 24 नवंबर को इसका पहला केस सामने आया था दक्षिण अफ्रीका में और अब 9 दिन के अंदर ये दुनिया के 29 देशों में फैल चुका है। इसके 370 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। करीब 29 देशों में 373 केस इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक नोट किए जा चुके हैं और हमारे देश में इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जिसमें मुख्यतः सबसे अधिक केस साउथ अफ्रीका में है। उसके बाद अधिक केस बोत्सवाना में, नीदरलैंड में, यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, पोर्चुगल और घाना ऐसे देशों में नोट किए गए हैं। भारत सरकार पहले ही कई कदम उठा चुकी है। एयरपोर्ट्स पर जांच और निगरानी बढ़ा दी गई है। 15 दिसंबर से शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिलहाल अगले आदेश तक रोक दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन वायरस ने भारत में दस्तक दे दी है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए बताया कि कर्नाटक में 2 दक्षिण अफ्रीका से आने वाले लोगों में ये वेरिएंट पाया गया है। सरकार ने सभी राज्यों को ये भी सूचित किया है कि जो भी कोविड के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया है उसका सख्ती से पालन किया जाए। कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इसे WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है, यानी ये चिंता पैदा करने वाला है। WHO लगातार इस नए वेरिएंट को लेकर सावधान रहने की सलाह दे रहा है। भारत ने इसी साल अप्रैल मई के महीनों में डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप देखा था, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि जरा सी लापरवाही बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आखिरकार सत्य की जीत हुई है, झूठ हार गया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को महाराष्ट्र सरकार ने निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि वसूली केस में उन पर आरोप लगे थे, जिसके बाद उनको महाराष्ट्र सरकार की तरफ से निलंबित कर दिया गया है। परमबीर सिंह के खिलाफ 3 गैर जमानती वारंट पहले ही जारी हो चुके थे। आखिरकार सत्य की जीत हुई। अपने पद का फायदा उठाने वाले, वसूली का धंधा चलाने वाले मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर को महाराष्ट्र सरकार ने सस्पेंड कर दिया। उन पर यह कार्रवाई अनुशासनहीनता और अन्य गड़बड़ियों को लेकर की गई। परमबीर को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से अब परमबीर सिंह और डीसीपी पराग मनोरे को जो है सस्पेंड कर दिया। और सबसे पहले रिपब्लिक भारत में हम बताएंगे कि ये महाराष्ट्र सरकार की जो सस्पेंशन ऑर्डर है, जिसको लेकर अगर हम देखें, जो कि ये लेटर एक तरफ डीजीपी महाराष्ट्र सरकार को दी गई है और यहाँ पर अगर हम देखिए यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि परमबीर सिंह जिनको सस्पेंड किया गया है।
अवैध वसूली मामले में सिंह के खिलाफ मुंबई और दूसरी जारी हो चुके थे। उन्हें भगोड़ा घोषित करने की तैयारी शुरू हो गई थी। अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है। परमबीर ने बचने की हर कोशिश की, हर साजिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रहा। परमबीर की हर कोशिश नाकाम हुई। उसने अपने पद और ताकत की धमक दिखाई, हर सांठगांठ का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ काम नहीं आया, क्योंकि सच्चाई को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भारत की सीमाओं की रक्षा 2400 घंटे हमारे वीर जवान करते रहते हैं, लेकिन देश की करीब 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमाओं का, तटीय सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, आपको बता दें कि इंडियन कोस्ट गार्ड्स के कंधों पर हमेशा रहती है। और रिपब्लिक भारत इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ गया और देखा कि कैसे ये लोग अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। समंदर में भारत के वीर, करीब 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी तटीय सीमाओं और समुद्री सीमाओं की 24 घंटे निगरानी और रखवाली, और इस काम में जुटे हैं हमारे कोस्ट गार्ड यानी तट रक्षक। पोरबंदर, जहां हम आपको दिखाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तट रक्षक बल के ऑपरेशंस और क्या है इनकी ताकत, कैसे समुद्र के ये प्रहरी लगातार इतनी लंबी सीमा को देखते हैं और कैसे भारतीय सीमा यानी IMBL में आने वाले लोगों को रोकते हैं। मल्टीपल मिशंस न सिर्फ इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप्स पर, बट इनके एयर ऑपरेशंस इन डॉनर के साथ। रिपब्लिक भारत आज आपको दिखाने जा रहा है कि कैसे हमारे कोस्ट गार्ड चुनौतियों का सामना करते हैं, कैसे समंदर के प्रहरी अपने मिशन को अंजाम देते हैं। ये मिशन जो है वो ऑयल स्पिल के अगेंस्ट है, क्योंकि जो ऑयल स्पिल है अगर वो हमारे कोस्ट को हिट करता है तो ये हमारे वाटर को पोल्यूट करता है, एज वेल एज ये हमारे जो भी मरीन एनवायरनमेंट है, फ्लोरा फ्लोना है, इनको भी इफेक्ट करता है। हम गुजरात के पोरबंदर में हैं। हम कोस्ट गार्ड्स के साथ समंदर में उनके मिशन पर साथ जा रहे हैं। ये सफर 2 दिन का है, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे समुद्र में हमारे तट रक्षक बल काम करते हैं और हमारा सफर शुरू होता है कोस्ट गार्ड शिप सजग से। इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप सजग पर हैं और इस वक्त हम देखेंगे अरब सागर में किस तरह से कोस्ट गार्ड अलग अलग तरह के ऑपरेशंस को आगे बढ़ाता है, चाहे वो सर्च और रेस्क्यू का ऑपरेशन हो या फिर ड्रग्स को एप्रीहेंड करने का ऑपरेशन हो या फिर हमारी इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन पर किसी भी तरह के मूवमेंट को देखना हो। और आप यहाँ जो पीछे शिप्स देख रहे हैं वो भी इंडियन कोस्ट गार्ड की सार्थक नाम की शिप है। समंदर में अगर कोई जहाज खराब हो जाए, 2 जहाजों में टक्कर हो जाए, तेल बिखर जाए या फिर दुश्मन फायरिंग कर दे या आतंकियों से मुठभेड़ हो जाए, तो हमारे कोस्ट गार्ड कैसे काम करते हैं, ये सब हमने करीब से जाना है। आप इस वक्त देख रहे हैं एक वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट एक्सरसाइज जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप के ऊपर की जा रही है। वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट एक्सरसाइज का मतलब है कि जब ये शिप समुद्र में होती है, कोई सामान इसे ज़रूरी होता है, सिग्नल भेजा जाता है और फिर इंडियन कोस्ट गार्ड के ये हेलीकॉप्टर्स यहाँ उस सामान को लेकर आते हैं और जहाज़ के फॉक्सेट एरिया में ये रिप्लेनिशमेंट किया जा रहा है। तो सामान को लाना हो, ले जाना हो, ये वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट एक्सरसाइज यहाँ पर की जा रही है। दूर दूर तक फैले अरब सागर पर कोस्ट गार्ड की पैनी नजर रहती है। कोई संदिग्ध बोट या जहाज अगर अरब सागर में भारतीय सीमा में दाखिल होता है तो उसे तुरंत रोकने की जिम्मेदारी कोस्ट गार्ड की होती है। ये कोस्ट गार्ड की ही सजगता है। पिछले करीब 13 साल में अरब सागर के रास्ते कोई आतंकी भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं कर सका है। पिछले 10 साल में काफ़ी चेंजेस आए हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई है, पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, एसेट्स बढ़ गए हैं, बोर्डिंग कॉन्सेप्ट्स बढ़ गए हैं। तो अब कंपेयर करना उस टाइम से बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अब सर्विलेंस काफ़ी इंक्रीज हो गई है। समंदर की रखवाली महज युद्धपोत और तेजी से चलने वाली पेट्रोल बोट से ही नहीं हो रही, बल्कि आसमान से भी कोस्ट गार्ड अपने डोर्नियर विमान
और ALH हेलीकॉप्टर से निगरानी लगातार करता रहता है। 26/11 के बाद कोस्ट गार्ड को काफ़ी स्ट्रेंथन किया गया है। द टोटल कोस्टल सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट जो है उसको गवर्नमेंट ने काफ़ी मजबूत किया है। मेन थिंग है काफ़ी सेंट्रल और स्टेट एजेंसी सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की गई है। कोस्ट गार्ड में नए प्रकार के जहाज़, नए प्रकार के एयरक्राफ्ट, इन सबको इंट्रोड्यूस किया गया है। हम पोरबंदर से जखाऊ तक जा रहे थे। हमने भारतीय कोस्ट गार्ड की स्पेशल होवरक्राफ्ट भी देखी। तटीय सीमा में पाकिस्तान से सटे सर क्रीक एरिया की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि सर क्रीक जैसे दलदल वाले वीरान टापुओं की सुरक्षा के लिए कोस्ट गार्ड ने अपने बेड़े में खास होवरक्राफ्ट को शामिल किया है। देखने में एक प्लेन की तरह होता है। समंदर में ये बेहद तेजी से दौड़ता है। उतनी ही तेजी से ये समंदर के किनारे भी दौड़ सकता है। गुजरात के जखाऊ पोर्ट के बेहद करीब अरब सागर में होवरक्राफ्ट पेट्रोलिंग करता रहता है। ACV सक्षम है सतह और सी दोनों पर चलने के लिए और बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस में शामिल होता है और यही वजह है कि ये इंडियन कोस्ट गार्ड का एक बहुत ही अहम अंग है। हमारा यह सफर भारतीय समुद्री सीमा के आखिरी पड़ाव जखाऊ तक रहा। 1978 में भारतीय कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी। तब से अब तक इसकी शक्ति में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके बेड़े में नए जहाज, हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, नए रडार आ रहे हैं। ये दिन रात सजग रहते हैं। मकसद सिर्फ एक, देश की सीमाओं की सुरक्षा।